Hello everyone, welcome back to the another video and आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन लॉ का द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने लास्ट 3 वीडियोस में कंपनीज एक्ट पूरा देख लिया था। इनकेस आपको कुछ डाउट्स है तो आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड यस, तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी गोना स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो ये एक्ट है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये एक्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका वेटेज अच्छा है आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये एक एक्ट अच्छे से करना होगा। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स ये लेंथी भी है, इसलिए बट डोंट वरी, विल ट्राई टू फिनिश इन मिनिमम वीडियोज एंड इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ना इंट्रोडक्शन, तो ये एक्ट मैंने आपको कंपनीज एक्ट में बताया था। कंपनीज एक्ट का जैसे शॉर्ट टाइटल क्या होगा, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेम हर एक्ट का हमें देखना होगा ये 4 चीजें। इसका भी शॉर्ट टाइटल हमारा यही होगा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शॉर्ट टाइटल मीन्स हम इसे किस नाम से पुकारेंगे, तो द शॉर्ट टाइटल वुड बी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सटेंड जो है, सो ये एक्ट एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। सो ये एक्ट इंडिया के हर जगह लगेगा एंड हर जगह एप्लीकेबल है। एंड एप्लीकेशन इट अप्लाइज टू व्हाट, सो इट अप्लाइज टू द ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन इंडिया। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं इंडिया में, उन सब पे ये कॉन्ट्रैक्ट लगेगा ही, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा और इस अकॉर्डिंगली हमें सेक्शंस वगैरह की एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है। एंड इसके अलावा अगर ये देखेंगे तो ये एक्ट कमेंट्स कब हुआ था, तो ये आया था, इनैक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को, बट ये केम इनटू फोर्स, मतलब इनैक्ट बन तो गया था 25 अप्रैल को, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो 1 सितंबर 1872 से स्टार्ट हुआ था। एंड इसमें ओरिजिनली जब ये एक्ट बना था तब उसने 266 सेक्शंस थे। अभी आप देखोगे ना 1872, अभी ये पीरियड हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले है, तो इसीलिए ये जो एक्ट है ना, ये इंग्लिश रूलर्स नहीं बनाया था। उसके बाद हमने इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं, बट इनिशियली अंग्रेज लोगों ने ही ये एक्ट बनाया था। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि इसका क्या क्या पार्ट्स। अभी हमने देखा ना कि इसमें 266 सेक्शंस है। अभी मैं उसका आपको डिवाइडेशन बता देती हूँ कि क्या सेक्शंस कौन कौन से कवर्ड है। सो जनरल प्रिंसिपल आपके 1 to 75 है। अब अगर आप देखोगे ना, तो इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो हमारे सेक्शन 124 to 147। तो अब आप बीच के सेक्शंस कहाँ गए? सो बीच के जो सेक्शन हमारे 76 to 123, वो हमारे जो सेक्शंस थे उनमें कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स की चीजें लिखी हुई थी, उससे रिलेटेड सेक्शंस थे। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया ना, ये सारे सेक्शन स्पेसिफिक थे, तो इसलिए इन सेक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के इनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया, ताकि जिसको भी देखना हो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स के क्या प्रोविजंस है, क्या एप्लीकेशन, तो वो सीधा उसी एक्ट में जाके देख सकता है। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उनको हटा दिया गया था। ठीक है। पेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, प्लेज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 172 to 181, एंड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे 182 to 238, बट 239 to 266 जो है वो उनका भी स्पेसिफिक एक्ट बना दिया गया, जो कि था हमारा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। सो ये हमारा था। अब बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से इस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग एंड एग्रीमेंट क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सो इसमें आलिया के पास क्या होता है ना, आलिया के पास एक रेड लग्जरी कार होती है, बट उसको वो कार बेचनी है, उसकी इच्छा, उसको वो कार बेच के और उसको नई कार परचेज करनी है। तो हम क्या करेंगे ना, आलिया ने क्या किया ना, आलिया ने सिड से कहा, सिड बिकॉज आलिया का बहुत अच्छा दोस्त है, तो इस आलिया ने सिड से पूछा कि तुम मेरी ये कार परचेज करोगे क्या फॉर ₹15 lakhs? So will you buy, Sid, will you buy my red car for ₹15 lakhs? तो आलिया ने क्या किया, आलिया ने ऑफर किया है, उसने प्रस्ताव रखा है, उसने पूछा, उसने प्रपोज किया है कि क्या तुम मेरी ये रेड कार परचेज करोगे फॉर ₹15 lakhs? अभी इसलिए आलिया ने ऑफर किया है, इसलिए लॉ मेकर्स आलिया को क्या डिफाइन करेंगे, क्या टर्म यूज किया, ऑफरर यूज किया गया। क्या यूज किया है? ऑफरर यूज किया गया। एंड जिससे ऑफर किया गया है, ऑफर किसे गया है? सिड को, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑफरी बोलेंगे। ऑफरी मतलब जिसको ऑफर किया जाता है, एंड ऑफरर मीन्स जिसने ऑफर किया है, जिसने ऑफर दिया है। ठीक है। अब
सिड को ये ऑफर बहुत अच्छा लगा, तो उसने आलिया को अपनी कंसेंट दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी कि यस आलिया, मैं ये कार परचेज कर लूंगा, मैं ये कार परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा करके उसने उसने कन्वे कर दिया आलिया को। ठीक है, अब ऑफर को उसने क्या कर दिया है, सिड ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसीलिए उसे एक्सेप्टोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एक्सेप्टोर बोलते हैं। और जब हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो ऑफर नहीं रहता, वो फिर प्रॉमिस बन जाता है। मतलब ऑफर करना इज लाइक प्रस्ताव रखना, बट प्रॉमिस मतलब आपने किसी को कमिट कर दिया कि हाँ ये मैं काम करूंगा ही करूंगा। तो इसलिए अब आलिया क्या है, आलिया कमिटेड हो गई कि हाँ उससे ये रेड कार देनी ही पड़ेगी सिड को, एंड सिड भी कमिटेड है कि उसको 15 लाख रुपए आलिया को पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए आलिया को प्रॉमिसर भी कहा जाता है, एंड प्रॉमिस किसे किया गया है, सिड को, तो उसे प्रॉमिसी भी कहेंगे अपन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नीचे मैंने शॉर्ट में लिखा है ये फॉर्मूला, जो आपके आईसीए मटेरियल नहीं है, कि अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या था। अभी देखो हमने देखा कि इसमें ऑफर था, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली, प्लस उसमें कंसिडरेशन भी था, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम अग्रीमेंट का नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, हमारा एग्रीमेंट बन चुका है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो डेफिनेटली कोई भी कंसिडरेशन नहीं है तो वो आपका अग्रीमेंट नहीं बन सकता। कंसिडरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। एंड जब एग्रीमेंट आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है कि हाँ लॉ इन्फोर्स कर सकता है, अगर दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा भी अगर कोई भी पार्टीज अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रही है, तो फिर लॉ बोल सकती है कि तुम ये अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करो। तो तब तो हमारा वो अगर इन्फोर्सिबिलिटी रहती है हमारी कि हम इन्फोर्स करवा सकते हैं लॉ मेकर से या कोर्ट ऑफ लॉ से, तो इसीलिए उसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू व्हाट, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, आई थिंक आपको एक एग्जांपल समझ में आया होगा। अभी हम लॉ मेकर्स की लैंग्वेज में देखते हैं कि लॉ मेकर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है। तो आप ये सेक्शन जरूर याद रखना कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज H कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, जो ये कहता है एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। गॉट इट। अभी इसमें देखो हमारे दो फैक्टर हैं, एक हमारा अग्रीमेंट है, एक हमारा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी मैंने आपको बताया कि जो लीगल ऑब्लिगेशन को राइज दे, जिससे हमारे लीगल ऑब्लिगेशन हो रहे हैं कि इन केस अगर हम वो लीगल ऑब्लिगेशन पूरे नहीं करें तो कोर्ट हमें मजबूर कर सकती है पूरे करने के लिए। ठीक है, तो वो उसे इन्फोर्सिबल बाय लॉ कहते हैं, उसे लीगल ऑब्लिगेशंस कहते हैं। ठीक है, और अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट हमने यही देखा कि अग्रीमेंट क्या था हमारा, जब हमने आलिया ने क्या किया था, ऑफर किया था, उस पर एक्सेप्टेंस मिली एंड कंसिडरेशन था, तो उसको लॉ मेकर्स ने अलग तरीके से डिफाइन किया है, सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन किया है। तो अग्रीमेंट में देखो डबल ई आता है, इसलिए आप सेक्शन 2 क्लॉज ई, अगर हर एक्ट में आपने नोटिस किया हो तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज होता है आपका, उसमें बहुत सारी डेफिनेशन होती है। एंड अग्रीमेंट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि अग्रीमेंट की डेफिनेशन किसमें है, सेक्शन 2 क्लॉज ई, क्योंकि डबल ई एंड सेक्शन 2 क्लॉज ई, इसलिए ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, एंड एवरी, अब इसमें क्या डेफिनेशन है, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब कोई भी एक प्रॉमिस हो या बहुत सारे प्रोमिसेस हो, मतलब या तो आपने एक ऑफर किया है या एक चीज सेल करने का ऑफर किया, या आपने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं, लाइक मैं अपने शूज भी दूंगा, मैं अपनी गाड़ी भी दे दूंगा, मैं अपना नेकलेस भी दूंगा, तो ये बहुत सारे एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस अगर हैं हमारे, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो ये हमारी अग्रीमेंट की डेफिनेशन की, इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए एंड प्रॉमिस होना चाहिए। अब प्रॉमिस की डेफिनेशन भी डिफाइन की है लॉ मेकर्स ने कि प्रॉमिस क्या होता है आपका। सो प्रॉमिस क्या है, जब मैं आपको इस डेफिनेशन के थ्रू पार्ट्स में बताती हूँ। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, अपने केस में किसे प्रपोजल किया गया था, सिड को प्रपोज किया था, सिड को ये ऑफर दिया गया था कि तुम अपनी ये रेड कार परचेज करोगे क्या। तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, मतलब सिड ने क्या किया, अपनी कंसेंट दे दी, अपनी एक्सेंट दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी, सिग्निफाई कर देता है अपनी एक्सेंट। तो उस प्रपोजल को प्रपोजल नहीं कह के उस प्रपोजल को क्या कहा जाता है, प्रॉमिस कह दिया जाता है, क्योंकि जब हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हमारा प्रॉमिस बन जाता है। अदरवाइज तब तक वो सिर्फ ऑफर बोल दो या प्रपोजल बोल दो, वही है। ऑफर और प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लेती है पार्टी सामने वाली जिससे ऑफर किया गया है, तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस अगर उसमें कंसिडरेशन है तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है, और अग्रीमेंट को अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो ऑफर,
प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मिल गई तो वो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस में अगर हमारा कंसिडरेशन है तो हमारा अग्रीमेंट बन गया, और अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, डेफिनेटली आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। आई थिंक हाँ वीडियो चालू है, ठीक। एंड एग्जाम्पल 1 सेम है, वही जो आलिया वाला एग्जाम्पल था वही इसमें है। एंड एग्जाम्पल 2 आप जरूर देख सकते हो कि एग्जाम्पल 2 क्या है, कि इसमें ये है कि फादर प्रॉमिस करता है अपने बेटे को कि वो हर महीने पॉकेट मनी देगा ₹500, बट आफ्टर सम टाइम उसने पापा ने मना कर दिया कि नहीं मैं इस महीने से तुमको पॉकेट मनी नहीं दे रहा। तो अब जो बेटा है वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता है कि पापा ने मेरे को पॉकेट मनी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि कोर्ट इन सब चीजों को इन्फोर्सेबल नहीं करता है। देयर इज नो इन्फोर्सिबिलिटी, क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं है, ये आपके सोशल अग्रीमेंट्स हैं, इनमें लीगैलिटी है ही नहीं है, इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट नोट है आपका दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली लीगल ऑब्लिगेशन व्हिच हैज रिजल्टेड फ्रॉम अग्रीमेंट्स। डेफिनेटली सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, हाउएवर सम ऑब्लिगेशन आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सम ऑब्लिगेशन कौन से हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से बाहर है? तो जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल, देन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप देखोगे अगर हस्बैंड को ये ऑर्डर आया कि आपको अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन के लिए हर महीने मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके बीच में कि ना तो हस्बैंड ने वाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना हस्बैंड ने अपने बच्चों के साथ किया है, तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ना, सो दैट्स व्हाई। बट इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं, इसके लिए दूसरे एक्ट्स में आपको रेफर करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम में लिखा है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पे होगा, और कॉन्ट्रैक्ट का हमने देखा कि अग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सेबल होना चाहिए, इसमें तो अग्रीमेंट ही नहीं था ना, तो इसीलिए हमारे आउट ऑफ द स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है। अभी ये डिफरेंस है अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपका डेफिनेशन ही है कि क्या मीनिंग है। तो अग्रीमेंट हमारा प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट हमारा अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। स्कोप है कि अग्रीमेंट में अगर देखोगे ना तो अग्रीमेंट में हमारे लीगल अग्रीमेंट्स भी हैं, हमारे सोशल अग्रीमेंट्स भी हैं। जैसे मैंने देखा पापा और बेटे वाला पॉकेट मनी वाला एग्जांपल, तो वो हमारा सोशल अग्रीमेंट तो है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट वही बनेंगे जिसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होगी। लीगल ऑब्लिगेशन है क्योंकि अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करे। इस अग्रीमेंट से सिर्फ नहीं बोलता है कि पार्टीज को ये राइट मिल गया, ये ऑब्लिगेशन मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है ना तब उसमें पार्टीज के पास राइट्स भी होते हैं, ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि इसलिए तो इन्फोर्सेबल है ना कि अगर कोई भी आप ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल करोगे तो हम कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस है अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट का नेचर ये है कि ऑल अग्रीमेंट जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने, क्योंकि जो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे ना वो अग्रीमेंट रहे ही होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट एक स्टेज है, अग्रीमेंट एक हिस्सा है। अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, तो हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स all contracts are agreements। ठीक है। सो ये हमारा डिफरेंस था। देन हमारा आता है सेक्शन 10, हमें बताता है दैट व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है कि ये चेकलिस्ट है कि ये चेकलिस्ट सारी फुलफिल होगी तो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अब इसमें दो चीजें हैं कि एक तो आपके कुछ सेक्शन 10 में डिफाइंड है और कुछ सेक्शन 10 में डिफाइंड नहीं है, बट इन जनरल वो चीजें होनी जरूरी है, वो क्राइटेरियाज फुलफिल करने जरूरी है, अदरवाइज वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अभी अपन देखने वाले हैं वन बाय वन कि पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जो सेक्शन 10 में हमारे पास नहीं है बट कंसिडर्ड एसेंशियल, उनके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। फर्स्ट हमारा टू पार्टीज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए मिनिमम आपको टू पार्टीज होना कंपल्सरी है। मोर देन टू पार्टीज एंड डेफिनेटली देयर इज नो इशू, बट अगर लेस देन टू पार्टीज है देन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला पर्सन खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना। सपोज अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं खुद कोई माल बेच रही हूँ और खुद ही परचेज कर रही हूँ, वैसा तो नहीं हो सकता ना। तो वन पार्टी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। एक पार्टी ऑफर करेगी दूसरी एक्सेप्ट करेगी, तभी तो दो पार्टीज मिनिमम जरूरी है। एंड इसमें ये चीज है कि आपकी जो पर्सन है, जो पार्टीज है, वो आपकी नेचुरल पर्सन भी हो सकती है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकती है। मैंने आपको बताया जैसे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, बट उसको पर्सन कंसिडर किया गया। तो आप कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, इन सबके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है। देन एक इसमें केस स्टडी है टू पार्टीज में कि इसमें क्या
होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनरशिप का। केस स्टडी का नाम क्या है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल सन एंड कंपनी। अब रमन लाल सन एंड एस एंड कंपनी, इसमें क्या होता है ना, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया एंड जो पार्टनरशिप की जो एसेट्स थी फर्म्स की, वो क्या की ना, पार्टनर्स ने अपने बीच में ही डिवाइड कर लिया। डेफिनेटली जो भी उनके एग्रीमेंट्स में, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में डिफाइंड होगा, उस रेशियो में उन्होंने डिवाइड कर ली अपने बीच में। बट सेल्स टैक्स ऑफिसर क्या बोलता है ना कि हम इस ट्रांजेक्शन पे क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, क्योंकि ये सेल हुआ है, ये पार्टनरशिप फर्म ने आपको सेल किया है, तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा ऐसा। बट लॉ मेकर्स ने कहा कि पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइक कंपनी और उसके मेंबर्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, बट पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। अब वो जो एसेट जो उन्होंने डिवाइड किए, वो डेफिनेटली उन्होंने ही परचेज की होगी। जब वो पार्टनरशिप फर्म में आएंगे तो वही एज अ कैपिटल लेके आए होंगे, इंट्रोड्यूस किए होंगे, तो वही ऐसा थोड़ा ना कि वही बायर है और वही वो सेलर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता है, वो दोनों एक ही माने जाते हैं। तो इसीलिए इसमें जो पार्टनरशिप फर्म है वो उनके फेवर में केस आया एंड सेल्स टैक्स ऑफिसर्स को गलत बताया गया कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। सेकेंड, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। पार्टीज का इंटेंशन जो है, इरादा जो है, वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर। कई बार क्या होता है ना, जैसे अगर मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ बैठे बैठे, अग्रीमेंट किया, अगर मैं अगर कल मूवी देखने चली गई, या सपोज कि आईपीएल में अगर मैंने किया था कि हाँ अगर आरसीबी जीतती है तो तू मुझे 1000 रुपए देगी, और अगर नहीं जीतती है तो मैं दे दूंगी, ऐसा करके। और अगर इनकेस अगर आरसीबी जीतती है और वो मुझे, अगर मेरी फ्रेंड मुझे 1000 रुपए नहीं देती है तो भी कोई बात नहीं, मैं इसे इन्फोर्सिबल नहीं करवा, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकती कि मेरी फ्रेंड ने मेरे को 1000 रुपए नहीं दिए, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन था वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का था ही नहीं। मेरा ये सोशल एग्रीमेंट्स है, ये फ्रेंडली नेचर के एग्रीमेंट्स हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन इंटेंशन ही नहीं होता, इसीलिए इनको आउट ऑफ द स्कोप रखा जाता है। इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आपका लीगल इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। देयर हैज टू बी एन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसलिए सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सिबल होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है। अब इसका ना अगर आप देखोगे ना, एग्जाम्पल 6 है कि पापा अपने बेटे को प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम सी एग्जाम में पास हो जाते हो, और बेटा पास भी हो जाता है, बट बाद में पापा नहीं देते हैं कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तो इसमें जो सन है वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता है इस अग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए, बिकॉज दीज आर द सोशल अग्रीमेंट्स एंड पार्टीज आर नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट टू लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है। इसमें एक फेमस केस लो है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज बैल्फर वर्सेस बैल्फर केस लो। इसमें क्या होता है ना, मिस्टर बैल्फर एंड मिसेस बैल्फर मैरिड कपल होते हैं एंड मिस्टर बैल्फर जो है वो बाहर अब्रॉड काम कर रहे होते हैं एंड वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि हाँ मैं हर महीने तुमको 30 पाउंड्स में तुमको हर महीने एज अ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भेजता रहूंगा। बट आफ्टर सम टाइम उन दोनों के बीच में तू मैं हुई, उनका रिश्ता सही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने क्या किया ना, मिस्टर बैल्फर ने मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भेजना छोड़ दिया। अब मिसेस बैल्फर जो है, मिसेस बैल्फर कोर्ट में गई कि मिस्टर बैल्फर ने मेरे को मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं भेजे, तो कोर्ट ने ये कह के उनको नकार दिया, ये कह के उनको भेज दिया कि आपका इंटेंशन, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, जब आपने एग्रीमेंट एंटर किया था, तब आपका इंटेंशन था ही नहीं कि हमें लीगल ऑब्लिगेशन करना है। तो देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तब तो आप हस्बैंड वाइफ, एज अ हस्बैंड वाइफ के नाते ही आपने ऐसे ही बोल दिया था ना कि हाँ मैं भेज दूंगा हर 30 पाउंड, है ना, आपने भी हाँ कह दिया था, ठीक है। तो देयर आर नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सो इसीलिए ये जो केस है ये मिस्टर बैल्फर के फेवर में आया था। सो देयर हैज टू बी इंटेंशन होना चाहिए आपका। ठीक है। एग्जाम्पल 7 है कि ए जो है वो बी को गुड्स बेचता है इस कंडीशन पे कि तुम मुझे 30 डेज में पेमेंट करोगे। इन केस अगर 30 डेज में बी अगर पेमेंट नहीं करता है तो ए जा सकता है कोर्ट के पास कि ए बी मुझे पेमेंट नहीं किया है, एंड कोर्ट डेफिनेटली इन्फोर्स कराएगी, बी को लाइबल करेगी कि वो पेमेंट करे टाइमली बेसिस पे। तो ये इन्फोर्सिबल है क्योंकि देयर इज एन इंटेंशन ना ऑफ द बोथ पार्टीज टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। अदर फॉर्मेलिटीज है। अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, बाय वर्ड्स भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो और रिटर्न
लीगल में भी आप कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो, बट डेफिनेटली लॉ मेकर्स ने सेफ्टी पर्पस के लिए कहा है कि आप इट्स बेटर कि आप रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट रखो सो द टर्म्स डिफाइन हो, क्योंकि रिटर्न में चीजें होती है तो क्लियर रहती है। ओरली किसने क्या बोला ये आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इट वुड बी बेटर। कोर्ट डेफिनेटली डिफरेंशिएट नहीं करता है रिटर्न और ओरल में, बट फॉर अ सेफ्टी रीजन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज ये है कि आप रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। बट उसके अलावा और भी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करने पड़ते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को हमेशा रिटर्न में ही होना चाहिए, तभी वो वैलिड होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी होता है, तो इसीलिए वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, तो वो फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अपन को स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी देखनी पड़ेगी केस टू केस बेसिस में, ठीक है। फोर्थ है हमारा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो है वो आपके सर्टेन होने चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग और इनडेफिनिट, देयर हैज टू बी सर्टेनिटी ऑन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट्स, तभी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सपोज मैं किसी को बोल रही हूँ कि हाँ मैं तुम्हें 10 टन्स ऑफ ऑयल दूंगी, बट मैंने डिफाइन ही नहीं किया मैं कौन सा ऑयल दूंगी, बिकॉज आई विल हैव टू बी स्पेसिफिक एंड बी सर्टेन। बट मैंने सिर्फ ऑयल लिखा है, तो मैं कोकोनट ऑयल है या आंवले का ऑयल है, कौन सा ऑयल है मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डिफाइन करना चाहिए था। एंड सेकंड एक 9th एग्जांपल है, XYZ लिमिटेड अग्रीड टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इनडेफिनिट ईयर्स, मतलब ईयर्स पीरियड ही डिफाइन नहीं है आपका, तो वो डिफाइन करना जरूरी था, नहीं तो कब माने 10 साल माने, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, क्या माने हम, तो इसलिए ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ये भी एक एसेंशियल है कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है दैट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी मीन्स कि आपका जो अग्रीमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो काम ऐसा होना चाहिए, वो ऑब्लिगेशन ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो, जो कि पॉसिबल है बाय ह्यूमन बींग्स। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल। लाइक मैं बोलती मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगी, तो पॉसिबल थोड़ी ना है मैं सितारों से अप्सरा लेके आऊंगी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली वो गलत है ना, ये इम्पॉसिबल, तो कोर्ट नहीं बोल सकता ना, कोर्ट ऑफ लॉ में ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका पॉसिबिलिटी होना चाहिए। मैं जादू से, जैसे एग्जाम्पल 10 में दैट ए अग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है, वो पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपके वो एसेंशियल्स थे जो सेक्शन 10 में डिफाइंड नहीं है, बट होने चाहिए। आपका 2 पार्टीज होना चाहिए, पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब एसेंशियल जो हमारे सेक्शन 10 में गिवन है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आता है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस अगर कंसिडरेशन होता है तो डेफिनेटली उसी को ही अग्रीमेंट बोलते हैं ना। मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहली स्टेज अग्रीमेंट ही होता है, तो अग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल थिंग। अग्रीमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी दैट एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। देन आप प्रॉमिस की डेफिनेशन भी डिफाइन करोगे, ठीक है। सो ये हमारा प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या थी कि जब व्हेन अ वन पर्सन proposes to another person and to whom the proposal is made signifies his accent, उस प्रपोजल पे अपनी कंसेंट दे देता है, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। तो हमारा अग्रीमेंट इज द फर्स्ट इसेंशियल टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आता है हमारा फ्री कंसेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कंसेंट क्या होती है। कंसेंट मीन्स जब जितनी पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, 2 और मोर पार्टीज, वो सहमत हो रही हैं, वो अग्री कर रही है अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मतलब वही बात और सेम सेंस में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ सामने वाला कुछ और समझ रहा है, तो मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, वो मेरी कंसेंट ही नहीं है। इसके लिए एक लीगल फ्रेज भी यूज किया जाता है, दैट इज कंसेंसस एड इडिम। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड शुड बी द सेम। लाइक मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी रेड कार बेचना चाहती हूँ, बट सामने वाला ये समझ रहा है कि मैं अपनी ब्लैक कार सेल करना चाहती हूँ। देयर इज अ डिफरेंस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड्स ना, देयर इज नो कंसेंसस एड इडिम। इसलिए ये कंसेंट ही नहीं है और ये फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड लास्ट आता है तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मीन्स कंसेंट शुड नॉट बी कोज्ड बाय 5 फैक्टर्स, दैट इज कोअर्जन।
undue influence, misrepresentation, fraud और mistake। इनका हम डिटेल में यूनिट जो 3 है आपकी, उसमें डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा बता देती हूँ कि कोवर्जन, undue influence, डेफिनेटली कोवर्जन मीन्स किसी का गन पॉइंट पे अगर आप कंसेंट ले रहे हो कि हाँ तू साइन कर दे कॉन्ट्रैक्ट पे, तू अग्री कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो उससे कंसेंट ही फ्री नहीं है। उसको अगर धमकी देके, उसको मर्डर की थ्रेटनिंग देके अगर आप कर रहे हो, वैसा काम करवा रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। So definitely the consent is not free, therefore the contract is not a valid contract। या फिर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स मतलब आइटम के जो डिफॉल्ट्स हैं वो आपने सामने वाली पार्टीज को नहीं बताए हैं। लाइक मैं अगर अपना होर्स सेल कर रही हूँ या मैं कोई भी आइटम सेल कर रही हूँ, उसमें अगर कुछ खराबी है, उसमें कुछ डिफॉल्ट्स है, वो अगर मैं सामने वाली पार्टी को नहीं बता रही हूँ, तो डेफिनेटली देयर इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। या अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स कि अगर आप किसी पार्टीज के इन्फ्लुएंस में आके अगर अपनी कंसेंट दे रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। सो ये आपका फ्री कंसेंट का क्लॉज था। ये आप एग्जांपल देख सकते हो, ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको अभी बता दी हैं। एक तो वो थ्रेटन करने वाला और एक जो रेड कार परचेज करने सेल करने का बोलता है, बट दूसरी वाली पार्टी ब्लैक कार का सोच लेते हैं। देयर इज नो कंसेंसस एट इट। थर्ड आता है द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज मीन्स कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, उनकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। लॉ मेकर्स ने ऐसा थोड़ा ना कोई भी 5 साल का बच्चा भी आके कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले, या जो अनसाउंड माइंडेड कोई पागल व्यक्ति आके कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, तो वो सही नहीं है ना। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने डिफाइन किया है कि कैपेसिटी क्या होगा। सो देयर आर 3 पॉइंट्स जो हमारे सेक्शन 11 में डिफाइन है। सेक्शन 11 क्या बोलता है, 3 पॉइंट्स है। दैट इज द एज ऑफ मेजॉरिटी, वो मेजर होना चाहिए, लाइक 18 ईयर्स ऑफ एज की कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर बिलो 18 ईयर्स है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। पार्टीज की लीगल एबिलिटी ही कंप्लीट नहीं हुई ना, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने को, तो इसीलिए माइनर आपका इनकॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आते हैं वो साउंड माइंड का होना चाहिए, लाइक अ ड्रंकन पर्सन, लाइक जो ड्रग्स ले रहा है, जो इंटॉक्सिकेंट हो रखा है, तो उन पार्टीज का साउंड माइंड नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। साउंड माइंड का मीन लॉ मेकर्स ने लिखा है दैट वो अपने सेंसेस में होना चाहिए, कि उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे इसके। वो उसको अगर समझ में आता है देन ही कैन बी कॉल्ड एज अ साउंड माइंड। अदरवाइज वो साउंड माइंड नहीं है। कोई पागल हो सकता है, कोई भी इडियट या ड्रंकन पर्सन कोई भी हो सकता है। तो वो अपन को सेकंड रिक्वायरमेंट है इज ऑफ साउंड माइंड। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। लॉ मेकर्स ने क्या किया, जैसे कन्विक्ट्स है हमारे एग्जाम्पल, कन्विक्ट्स हैं जो क्रिमिनल चार्जेस इनके अगेंस्ट चल रहे हैं, जो जेल में है, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड, बट डेफिनेटली इनिशियली दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आपके कन्विक्ट्स हैं। सेकंड आपके एलियन एनिमी, यानी अगर जिस कंट्री में आप रह रहे हो और दूसरी कंट्री के साथ अगर युद्ध की स्थिति चल रही है, तो उस कंट्री के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। या फिर आपके फॉरेन सॉवरेन जो फॉरेन एम्बेसडर हैं, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अनटिल अनलेस इफ यू हैव कंप्लाइड ऑल द फॉर्मेलिटीज एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन द रूल्स एंड इन द एक्ट। ठीक, तो 3 रिक्वायरमेंट्स हमारी कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। फर्स्ट इट इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, सेकंड इज ऑफ साउंड माइंड, थर्ड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। अगर आप इन तीनों में से नहीं फुलफिल करते, जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ आता है कंसिडरेशन। सो व्हाट इज कंसिडरेशन, आई मीन सब पॉइंट्स का ना डिटेल में भी है नेक्स्ट यूनिट में एक्सप्लेनेशन, बट डेफिनेटली इधर आया है तो मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूंगी दैट कंसिडरेशन के लिए भी एक लैटिन फ्रेज यूज किया जाता है, दैट इज क्विड प्रो क्यू। What is that? That is quid pro quo. Means something in return. मतलब कुछ के बदले कुछ। ऐसा नहीं है कि फ्री में काम नहीं होगा, इसीलिए तो समथिंग इन रिटर्न देयर हैज टू बी सम कंसिडरेशन। वो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, कैश में हो सकता है, इन काइंड हो सकता है, आपका कुछ राइट हो सकता है, कुछ बेनिफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंसिडरेशन का फॉर्म नहीं डिफाइंड है, बट हाँ डेफिनेटली कंसिडरेशन होना जरूरी है। लाइक अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि मेरा ये वाला फोन परचेज करोगे क्या, और मैं उसके लिए परचेज करोगे, तो मैं ये उसको फोन दे रही हूँ, उसके बदले मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20,000 रुपए देना पड़ेगा, तो 20,000 रुपए मेरे लिए कंसिडरेशन
कंसिडरेशन और ये जो फोन मैं सामने वाले पार्टी को दे रही हूँ ये फोन उसके लिए कंसिडरेशन है। तो देयर हैज टू बी कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज और जितनी पार्टीज हैं उन सबके लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। फिफ्थ आता है मेरा लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, अब इसका मीनिंग क्या है कि आप कोई ऐसा कंसिडरेशन या ऐसा आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए जो लॉ ने ही प्रोहिबिट किया है। कि जैसे मान लो जैसे मर्डर की अगर आप थ्रेटनिंग दे रहे हो कि अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ये तो लॉ मेकर्स ने मना किया, तो ये तो क्रिमिनल चार्जेस वाली चीजें हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, तो ये चीजें आप नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हमारा सब कुछ है, वैलिड है, कंसिडरेशन भी है, हमारे पास टू पार्टीज भी है, सारी एसेंशियल कंप्लीट, बट देयर इज नो लीगल ऑब्जेक्ट। किसी को धमकी देना, किसी को डराना, किसी को शूट करना, किसी का मर्डर करना, ये सब आपके अनलॉफुल इनलीगल चीजें हैं जो लॉ इन्फोर्स नहीं करता है। इनफैक्ट लॉ तो प्रोहिबिट करता है, दैट इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। या फिर कोई ऐसा प्रोविजन, अगर ऐसा कोई काम किया है जो लॉ के ही प्रोविजंस को अगर आप हटा के आप उसको ही मिटा के अगर आप अपना काम कर रहे हो तो वो चीज भी गलत है। और कोई भी ऐसा काम जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या आप ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो कंसिडरेशन में, तो वो सब इमोरल चीजें हैं, वो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट किया है तो इसके अगेंस्ट आपके चार्जेस लग सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नील है, वॉइड है, वो है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, इन लीगल एग्रीमेंट आपके, ठीक है। या फिर इसमें एक पॉइंट है दैट इफ इट इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन, मतलब किसी इंसान को इंजरी पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी गलत है। और उस इंसान के अगर प्रॉपर्टी को नुकसान है, किसी की गाड़ी ठोक दूं, गाड़ी ठोकने के लिए अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं तो वो भी मेरा गलत इंटेंशन है, मेरा इनलीगल इंटेंशन है, मेरा इनलीगल ऑब्जेक्ट है। तो लॉ मेकर्स इन चीजों को बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि आपका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए एंड लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड सिक्स्थ आता है द नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड मीन्स क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम देखने वाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जिनको हम इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते। सो इसीलिए इसमें हमारे दो हैं, इनलीगल अग्रीमेंट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। इनलीगल एग्रीमेंट्स मैंने आपको बताया कि जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लाइक ड्रग सप्लाई करना, क्या किसी को मर्डर करने की धमकी देना, किसी को किडनैपिंग करने की धमकी देना, या किसी के अगेंस्ट हम ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं जिससे उसकी इंसल्ट हो रही है, तो वो चीजें भी गलत हो रही है, हम उसको डिफेम कर रहे हैं, उसकी बदनामी कर रहे हैं, तो वो सब चीजें इनलीगल एग्रीमेंट्स है। तो इन अग्रीमेंट स्टार्टिंग से वॉइड, मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं है, लॉ मेकर्स उनको इन्फोर्स नहीं करवा सकता है, तो वो आपके इनलीगल एग्रीमेंट्स है। एंड वॉइड एग्रीमेंट्स मीन्स लाइक मैंने किसी से अग्रीमेंट किया था कि ये तुम मुझे बुक पब्लिश करके दोगे क्या, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो इंसान ही मर गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इस कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो इंसान ही मर चुका है। तो इसलिए आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो वॉइड है, जिसको इन्फोर्सेबल ही नहीं करवा सकते, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 बेसिस हैं जिन पे हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, सेकंड इज फॉर्मेशन एंड थर्ड इज द परफॉर्मेंस। वैलिडिटी के बेसिस पे हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड, वॉइडेबल, इनलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। एंड फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स। परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारे पास 2 ही हैं, एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटिव में फिर 2 पार्ट्स है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, ठीक है। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली डोंट वरी, सब हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो जिसमें सारे एसेंशियल्स जो हमने सेक्शन 10 में देखे हैं, एंड वो एसेंशियल्स जो हमने सेक्शन 10 में नहीं है बट स्टिल उनको कंसिडर किया गया कि हाँ वो एसेंशियल्स हैं। हमारे जो 2 पार्टीज है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्मेंस आपका, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, प्री कंसेंट भी होनी चाहिए। गॉट इट? सो ये सारे इसेंशियल्स अगर हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर नहीं है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या आता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ अब इन्हें इन्फोर्स नहीं करवा सकता है, इसलिए वो वॉइड कहा जाता है। बेसिकली वॉइड मीन्स क्या होता है? बेसिकली वॉइड मीन्स खाली,
खाली है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खाली है बट वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट को इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए बस वॉइड एक वर्ड ऐड कर दिया गया। जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो इसलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहेंगे, बट डिफरेंशिएट करने के लिए हमने वॉइड नाम रखा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल अभी आपको बताया था दैट मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर, सच कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एक्सीडेंट, सो नाउ कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकती क्योंकि वो इंसान ही मर चुका है। अब ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द लॉ मेकर्स है, सॉरी कोर्ट ऑफ लॉ है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की एक क्या बात है कि ये स्टार्टिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है डेफिनेटली वो वैलिड होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर वो वॉइड हो जाता है। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे तो वो एक्स पहले जिंदा था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्योंकि वो बुक लिख सकता था, दे सकता था, बट वो मर गया है तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। हम चाह के भी इसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है कि जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी से कि हाँ मैं ये शुगर सप्लाई कर दूंगी 10 टन ऑफ शुगर, मेरी एक फैक्ट्री है शुगर की, बट कुछ दिनों बाद मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और शुगर सारी जल के राख हो गई, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कैसे फुलफिल कर सकती हूँ? तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और लॉ मेकर्स भी इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो जल चुकी है, शुगर है ही नहीं है, फैक्ट्री में आग लग चुकी है, तो ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मी एंड सामने वाले पार्टी के लिए। ये आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। थर्ड है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वॉइडेबल एंड वॉइड? इसमें अगर हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंशिएशन क्या है, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हम पहले देख लेते हैं। अगर आप देखोगे ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 2 क्लॉज जे में एंड वॉइडेबल है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज आई में। वॉइडेबल पहले याद रख लेना, वॉइडेबल बड़ा है इसलिए आई, सेक्शन 2 क्लॉज आई, एंड वॉइड छोटा है तो इसलिए जे रख लेंगे, 2 सेक्शन 2 क्लॉज जे। ओके, सो अभी सेक्शन 2 क्लॉज आई क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ, इनफोर्सिबल है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो इसमें लिखा ना इनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। अब वन और मोर पार्टीज में आप लिख लो अग्रीव पार्टीज। अगर अग्रीव पार्टी चाहे ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवा सकती है, बट अगर अग्रीव पार्टी नहीं चाहती है तो वो उसको वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकती है। तो देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नाम में लिखा है ना वॉइडेबल मींस टू एबल टू बी वॉइड। एबल टू बी वॉइड हमारा वॉइडेबल है कि मतलब अग्रीव पार्टी के साथ अगर गलत हुआ है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट और वॉइड करवा सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल दूंगी। इसके 3 सिचुएशंस हैं जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। मैंने आपको वो गन पॉइंट का एग्जांपल दिया था। किसी गन पॉइंट पे अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया है, लाइक मेरे को गन पॉइंट पे बोला है कि मुझे 10 लाख रुपए उधार देने हैं किसी को, सामने वाले पे जिसने गन पॉइंट में कि तुम्हें इस आदमी को 10 लाख रुपए उधार देने हैं, एंड गन पॉइंट पे थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने दे दिए। बट अब मैं अगर चाहूँ ना तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती हूँ। मेरे ऊपर है क्योंकि धोखा क्या है, बुरा तो मेरे साथ हुआ है, गलत मेरे साथ किया गया है, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थे, इट वाज ड्यू टू कोअर्जन, तो इसलिए मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती हूँ और इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना चाहिए क्योंकि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। बट अगर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाती हूँ, मैंने ठीक है तो 10 लाख मिल गए, मेरे को कोई केस नहीं करना, मेरे को कोई प्रोसीडिंग नहीं करनी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी माना जा सकता है। तो इसीलिए अगर मैं कोर्ट के पास चली जाती, मैं बता देती तो वो वॉइड हो जाता, नहीं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। बट ये जो राइट है कोर्ट इन्फोर्सिबल करवाने का वो सिर्फ अग्रीव पार्टी के साथ है। इस केस में मेरे पास है, सामने वाली पार्टी जिसने गन पॉइंट रखी उसके पास ये राइट नहीं है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे या वैलिड डिक्लेयर कर दे, उसके पास ये राइट नहीं है। वो राइट सिर्फ मेरे पास है, दैट इज अग्रीड पार्टी। ठीक है, सो फर्स्ट सिचुएशन जब आपकी कंसेंट फ्री नहीं होते इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। ठीक है, सेकंड सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन प्रॉमिसेस टू डू समथिंग फॉर अनदर बट द अदर पर्सन प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई आपको दूसरा इंसान अगर आपको अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से रोकता है तो फिर आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सपोज इसमें एग्जांपल है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी टू सेल कार ऑफ ए टू बी। मतलब ए क्या करने वाला है, अपनी कार बेचने वाला है बी को फॉर ₹2 लाख, बट जिस दिन में बेचने वाला था उस दिन ए बी को कहता है कि नो मैं अपनी कार बेचना नहीं चाहता। वो ये आके कह देता है। अब
ये बी के ऊपर है, तो ये बी के ऑप्शन पे है, तो वो चाहे तो इसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है और वो चाहे तो इसे वैलिड भी डिक्लेयर, क्योंकि अगर वो ए को बोल देते कि हाँ ठीक है तुम मत बेचो तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। बट अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाए तो वो ये बोल सकता है कि ए को कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा, तो ये जो है ना कि मैं अपनी कार नहीं बेचूंगा, ये आपका वॉइड हो जाएगा। तो अगर प्रिवेंट करता है कोई आपको अपने ऑब्लिगेशन और अपना परफॉर्मेंस के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वर्डेबल माना जाएगा। एंड लास्ट है, अगर कोई पार्टी जिस स्पेसिफिक टाइम या पीरियड में काम कंप्लीट करने का टास्क दिया था, अगर वो उस टाइम में कंप्लीट नहीं करती, तो अग्री पार्टी के पास राइट है कि या तो वो उसके ऊपर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो चाहे तो इसे वैलिड मान सकते हैं, वो चाहे तो इसे वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। लाइक ए अग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी अप टू 31 मार्च 2022, बट ए कुडंट कंप्लीट द हाउस ऑन दैट डेट, नहीं कंप्लीट कर पाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी, कि बी चाहे तो हाँ ठीक है उसको थोड़ा टाइम और दे सकता है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और अगर बी नहीं चाहे कि नहीं नहीं उस टाइम पे देना चाहिए था, उसने नहीं फुलफिल किया, तो मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा दूंगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये ऑप्शन है बी के पास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो डेफिनेशन ही है जो मैंने आपको बताया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल जो माना इन्फोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। ठीक है, इन्फोर्सेबिलिटी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करवा सकते बट एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी। ठीक है, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज। ठीक है, इसका कॉज क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बन जाता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, 1 2 3, वो आपको लिखनी है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, बट हाँ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है अगर कंसेंट है किसकी, अग्रीव पार्टी की। ठीक है, राइट्स क्या क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के में कोई राइट्स वगैरह कुछ नहीं है, बट हाँ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास राइट है कि जिसके कंसेंट फ्री नहीं है, या जिससे प्रिवेंट किया गया है, या जिसका स्पेसिफिक टाइम में काम कंप्लीट नहीं किया गया, तो उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक है, और अगर वो उसे रिसाइन नहीं करता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। दैट्स इट। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का इन समरी हम देखो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वॉइड हो सकता है या फिर वैलिड हो जाएगा, 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते, इनलीगल अग्रीमेंट्स ही रह जाते हैं। सो इनलीगल यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर इनलीगल अग्रीमेंट्स ओनली, क्योंकि इन्फोर्सबल नहीं कराते। इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आपका इंटेंशन ही इनलीगल है, आपका लीगल इंटेंशन ही नहीं है, लॉ आप ऐसी चीजें कर रहे हो जो लॉ ने मना किए करने के लिए, लाइक मर्डर करना, किसी को थ्रेटन करना, किसी को शूट करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को डिफेम करना, वो सब आपके इनलीगल है। लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, लॉ इनको बढ़ावा नहीं देता है कि आप ऐसे अग्रीमेंट्स बनाओ। ठीक है, और इसलिए आपके जो इनलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे वॉइड होते हैं। वॉइड मीन्स जिनका कोई इन्फोर्सिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, बट इसमें ये है कि ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इनलीगल, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट्स हमने देखे थे ना, जैसे वो बुक पब्लिशर के साथ वो बुक राइट करना था, बाद में वो एक्स की डेथ हो जाती है, तो इसमें वो इनलीगल नहीं था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट बाद में एक्स की डेथ हो जाती है इसलिए वो वॉइड हो जाता है। तो ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इनलीगल ही, बट इनलीगल एग्रीमेंट्स हमेशा आपके वॉइड ही डिक्लेयर होंगे। ठीक है, सो ये आपका इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है, कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं कर सकता इनलीगल एग्रीमेंट्स को, इनफैक्ट लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। ठीक है, देन लास्ट आता है, यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जो कि है जबकि है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे। अनइन्फोर्सेबल मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट ना, कि आपने या तो राइटिंग में नहीं लिखा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमने देखा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा अगर आपने राइटिंग में नहीं लिखा है, बाकी सारे एसेंशियल्स होंगे, बट अगर आपने राइटिंग में नहीं लिखा है तो फिर आपका वो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, कोर्ट चाह के भी उसको एनफोर्स नहीं करवा पाएगी। ठीक है, या फिर बेड बाय लिमिटेशन, ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे ए क्या करता है, ये गुड्स परचेज करता है बी से 2018 में, बट नो पेमेंट वाज मेड टिल 2022, मतलब ए ने कोई पेमेंट नहीं किया, उसने माल तो परचेज कर लिया बट उसने कोई पेमेंट ही नहीं किया बी को 3 सालों तक। 3
साल बाद क्या ना बी जाता है कोर्ट के पास कि हे कोर्ट, इन्हें तो पेमेंट ही नहीं किया है। तो अब कोर्ट कहते हैं कि 3 साल बाद ही क्यों आए, पहले ही आंख खोल लेते हैं। तो कि 3 साल इज द हाईएस्ट पीरियड कि अगर 3 साल में अगर आपका गुड डेट भी होगा तो भी वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है। आपको 3 साल से पहले आना चाहिए था, विद इन 3 years आना चाहिए था, बिकॉज अ गुड डेट बिकम्स अनएनफोर्सेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 years एज बैड बाय द लिमिटेशन एक्ट में ये रूल दिया गया है। ठीक है, सो ये आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने पांचों देख लिया है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इनलीगल अग्रीमेंट्स एंड फिफ्थ इज द अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कंपैरिजन देख लेते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स का। मैंने आपको बताया कि आपके वॉइड अग्रीमेंट सारे नॉट नेसेसरीली दैट इनलीगल हो, बट इनलीगल अग्रीमेंट्स हमेशा आपके वॉइड ही होते हैं। वॉइड अग्रीमेंट्स को लॉ मना नहीं करता है, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, बट इनलीगल अग्रीमेंट्स फॉरबिडन किए जाते हैं अंडर लॉ, मना है, दे आर प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। पनिशमेंट है कि पार्टीज पनिशेबल नहीं होगी, किसी भी लाइबिलिटी मतलब कोई लाइबल नहीं है अगर आप वॉइड अग्रीमेंट्स, क्योंकि बाद में अगर एक्स की डेथ होगी तो ऐसा नहीं है कि उस पार्टी पे कोई पनिशमेंट है। बट हाँ, आपने अगर इनलीगल अग्रीमेंट्स किए हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट चार्जेस भी लगेंगे। कोलैटरल अग्रीमेंट्स की वॉइड अग्रीमेंट्स के साथ साथ अगर आपका कोई कोलैटरल मींस कोई साथ में उससे जुड़ा हुआ कोई अग्रीमेंट था तो वो वैलिड हो सकता है, और इन एग्रीमेंट्स में आपका कोलैटरल अग्रीमेंट हमेशा वॉइड होगा। लाइक मान लो मैंने इसके साथ बुक पब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कि बुक, बट उसकी डेथ हो गई थी। बट अगर मैंने कुछ ऐसा किया था कि इन केस ना तुम्हारी डेथ हो जाती है तो तुम्हारा नॉमिनी जो है या तुम्हारा जो बेटा है वो बुक राइट कर देगा, ऐसा अगर कुछ मैंने अग्रीमेंट किया था उसके साथ तो वो वैलिड हो सकता है। बट इनलीगल अग्रीमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। इनलीगल अग्रीमेंट्स में वो पूरा का पूरा अग्रीमेंट हमारा वॉइड होता है, ऑलवेज वॉइड होता है। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस था। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें हमारे पास है एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी एंड हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जब हम वर्ड्स बाय वर्ड्स या इन वर्ड से किया है या हमने इन राइटिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने खुद को बयां किया है, कि हमने हम मुंह पे बोला है कि हाँ मैं तुम्हारी कार परचेज कर लूंगा, या हमने रिटर्न में किया है, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, टेलीफोन से या किसी भी वे से अगर आपने सामने सामने बताया है, फोन पे बताया, आपने एक्सप्रेस किया है तो वो आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि जिनमें आपने एक्सप्रेस नहीं किया है बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, बट आपके एक्शन ऐसे हैं, आपका काम ऐसा, आपका कंडक्ट ऐसा है कि जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप इम्प्लाइडली वो कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली इट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अदर देन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक एग्जांपल है कि जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो आप कूली ढूंढ रहे होते हो और कूली आपका सामान पिक कर लेता है और आप उसके साथ चल देते हो कि हाँ ठीक है ठीक है। तो अब जब वो आपको अपनी जगह पे छोड़ देता है तब आप लायबल हो कि आपको कूली को पेमेंट करना पड़ेगा फॉर हिज सर्विस। तो अब आप ये नहीं बोल सकते हमने तो हाँ बोला ही नहीं था, आपने आपके कंडक्ट से, आपके एक्ट से पता चला ना कि आपके एक्ट ही आपकी कंसेंट दे रहे थे इसमें, कि आपने वर्ड से कोई कंसेंट नहीं दी। कूली ने सामान उठाया और आप उसके पीछे चल पड़े तो आपकी कंसेंट इम्प्लाइडली आपके एक्शन से पता चली, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया ना कि नहीं 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 हम किसी और कूली से ले लेंगे या हम खुद ले जाएंगे, आपने ऐसा तो नहीं कहा था ना। इसीलिए ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं। एक और एग्जांपल है कि मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पीती हूँ, मैंने कॉफी ऑर्डर किया, मैंने कॉफी पी, तो बाद में मैं लायबल हूँ, बाद में ये नहीं बोल सकती कि मैंने तो बोला ही नहीं था, मैं क्यों पेमेंट करूँ कॉफी का। बट ये वैलिड नहीं है, आपको कॉफी का पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपके एक्शन ऐसे थे, आपका कंडक्ट ऐसा था, तो इसीलिए यू आर लायबल फॉर पेमेंट। सो ये आपके इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी है दैट इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। टैसिट मींस क्या? टैसिट मींस साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, साइलेंस एकदम की ना कोई वर्ड से ना कोई रिटर्न में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट दोस आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी है। लाइक हमने देखा होगा ना कि ऑक्शन जब होता है, ऑक्शन में जब बाय फॉल ऑफ हैमर जब करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है। लाइक जिस भी पार्टी ने अगर हाईएस्ट बिड लगाई है एंड फॉल ऑफ हैमर हो चुका है, टक 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 हो चुका है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जो भी सेलिंग पार्टी है जो भी बाइंग पार्टी है उन दोनों के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही एंटर हो गया एंड वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। एंड देयर आर नो वर्ड्स, उन दोनों ने सामने नहीं किया, बट बाय फॉल ऑफ हैमर वो साइलेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है,
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, बट इट रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कोर्ट ही इनको एनफोर्स करता है. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ ओनली अंडर सम सर्कमस्टांसेस. ठीक है, इसमें लॉ ही क्रिएट करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. इन एक्चुअल देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, रियल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. लाइक मैंने कोई सामान ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन नहीं, मैंने ऑफलाइन ऑर्डर किया था. कॉल पे बोला था कि भैया मेरे घर पे ये सामान भेजना था ग्रोसरी का, बट जो डिलीवरी बॉय था ना, उसने मेरे घर पे ड्रॉप नहीं करके किसी और के घर पे रख दिए वो सामान, किसी और के घर पे रख दिया. और जिस गलती से जिस घर पे रखा ना, उन्होंने वो सामान यूज करना भी स्टार्ट कर दिया. सामान यूज तो किया ही, और उन्होंने अपना समझ के काम में भी लेना चालू कर दिया था. तो अब जिसके घर पे उन्होंने गलती से रखा है ना, तो उससे पैसा वसूल कर सकते हैं जो भी उन्होंने सामान डिलीवर किया. तो वो जो सामने वाली पार्टी, वो ये नहीं बोल सकती कि मेरे घर तो गलती से आ गया था, बट आपने उसको अपना समझ के ट्रीट तो वही किया था ना, उसको यूज भी किया था. तो वो जो सामने जिस मेन नेबर जो है, वो लायबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ द ग्रोसरी आइटम्स. ठीक है, एक और एग्जाम्पल भी है, दैट ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द, कि अगर मुझे रास्ते में जाती हूँ और मेरे को अगर लॉस्ट गुड्स, मतलब कोई लापता चीज मिल जाती है, लॉस्ट गुड्स है, मेरे को रास्ते में मिल जाती है गोल्ड की चेन, तो ये मेरी ड्यूटी है. उस पर कुछ ऐसा मार्क लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको असली ऑनर तक पहुंचाऊं. तो ये ऑब्लिगेशन अपने आप क्रिएट हो जाता है. ये इन एक्चुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट देयर इज एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ ओनली बाय अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. और अगर मैंने किसी को बाय मिस्टेक पे कर दिया है, तो वो सामने वाले पर्सन की जिम्मेदारी है, ये उसका ऑब्लिगेशन है कि वो मुझे वापस रीपे करे, क्योंकि मैंने गलती से भेज दिए हैं. तो लॉ इनको इन्फोर्स कर सकता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को. एंड लास्ट आता है आपका ई कॉन्ट्रैक्ट. ई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या ईमेल्स वगैरह, वो सब आपके ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. गॉट इट. इनको ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, और मोस्टली मतलब एक क्लिक से अगर आपने उनसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो वो सब आपके ई कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडर होते हैं. एंड लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है दैट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो इसमें दो टाइप्स हैं, एक हमारा एग्जीक्यूटिव, एक हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटिव मीन्स कि जो दोनों पार्टीज ने अपना जो भी ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करती हैं. लाइक मैंने किसी को बोला था कि मैं तुम्हें ये फोन देने वाली हूँ फॉर ₹20,000, मैंने उसको फोन डिलीवर कर दिया और उससे मैंने पैसे भी ले लिए, तो दोनों पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लिए हैं, तो उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड मीन्स परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन करना, जो भी मेरा ऑब्लिगेशन था वो मैंने फुलफिल कर दिया, एंड जो उसका ऑब्लिगेशन था वो उसने फुलफिल कर दिया, तो दोनों ने अपना अपना काम कंप्लीट कर दिया है, तो वो उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ठीक है, इसमें मैं लॉ जो आईसीआई की लैंग्वेज है ना, वो मैं आपको बता दें, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस. इसमें क्या कुड बी एक्ट और फॉरबियरेंस, मतलब कोई काम करने के लिए भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने के लिए भी हो सकता है, कि मैं बोलूं कि तुम ये फोन किसी को मत बेचना, सिर्फ मुझे बेचना, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. अगर वो फुलफिल कर दिया है तो वो भी आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा. एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि आपका जो ऑब्लिगेशंस है वो इन फ्यूचर फुलफिल होंगे. द परफॉर्मेंस इज टू परफॉर्म इन द फ्यूचर ओनली, इसलिए इनको एग्जीक्यूटरी मीन्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं, इसलिए उनको एग्जीक्यूटरी बोला गया है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव में दो टाइप्स हमारी, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल. पहले मैं आपको ये बता दूंगी. एग्जांपल नंबर 31 क्या कहता है? वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, a pre-engineering student from the next month, and H in consideration promises to G ₹1,000 per month. The contract is executed, क्योंकि अभी तक G ने ना तो ट्यूशन दी है उसको, एंड H ने ना ही पेमेंट किया है, क्योंकि उसने कहा ना मैं 1,000 अगले महीने से दूंगा, तो दोनों का ही ऑब्लिगेशन बाकी है ना, तो इसलिए इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप्स हैं, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. यूनिलैटरल मीन्स कि एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया है, परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दिया, बट अदर ना पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल 32 आपको बताऊं, तो एम एडवर्टाइज करता है दैट पेमेंट ऑफ, उसको अवार्ड दिया जाएगा कितने का? ₹50,000 का. जो भी मिसिंग बॉय को लेके आ जाता है तो उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा. अब मिसिंग बॉय को बी लेके आ जाता है, तो बी ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, उसने वो मिसिंग बॉय को लेके भी आ गया, उसने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, बट एम ने अभी तक 50,000 रुपए नहीं दिए हैं. तो इसमें एक पार्टी ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया, बट दूसरी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल
फुलफिल नहीं किया, उसका ऑब्लिगेशन अभी तक आउटस्टैंडिंग है, इज येट टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर है, तो इसलिए इनको यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। एंड बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें दोनों ही पार्टीज के आउटस्टैंडिंग है, दोनों ही पार्टीज ने अपना परफॉर्मेंस, अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है, तो उसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। एग्जाम्पल 33 बता देती हूँ। ए promises to sell his plot to B for ₹10 lakhs। ए प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी लैंड बेच दूंगा फॉर ₹10 lakhs, बट बी क्या करता है ना, बी सिर्फ 2.5 लाख का पेमेंट करता है और वो बोलता है कि मैं जो बाकी का जो पेमेंट है 7.5 लाख 750,000 वो मैं नेक्स्ट संडे पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, ऐसा करके बोलता है। तो उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, ए ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि उसने 2.5 लाख रुपए दिए हैं, बाकी पैसे बाकी हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ए अगर देखे तो ए ने पोजीशन दे दिया है प्लॉट का बी को, बट उसने ये बोला है कि मैं सेल डेट तभी एग्जीक्यूट करूंगा जब मेरे पास बाकी का बैलेंस पेमेंट आ जाएगा। तो ए ने भी अपना परफॉर्मेंस पूरा कंप्लीट नहीं किया एंड बी ने भी नहीं किया, तो दोनों का ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इनको बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ये आपका बेसिक्स था, मैंने ट्राई किया। अभी तो मैंने यूनिट 1 ही स्टार्ट किया, यूनिट 1 की और पार्ट्स आएंगे। सो थैंक यू सो मच। आप बताना जरूर कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, एंड जो भी फीडबैक्स हो प्लीज बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।